हो जा रहा है। हेलो नमस्कार। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर का बोर मॉडल, और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बोर मॉडल की एप्लीकेशंस। तो हमारा अगला टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ बोर मॉडल। एप्लीकेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। बोर मॉडल की एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, यूं बोल दें कि बोर मॉडल के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस। अब बोर मॉडल जो है, इसमें पीछे हमने बोर मॉडल की 4-5 अवधारणाएं लिखी है, पोस्टुलेट, और हर पोस्टुलेट में से एग्जाम के हिसाब से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, एक वो लिखा है। इसके अलावा फिर हमने बोर मॉडल के लिमिटेशंस या कह दें उसकी दोष यानी कमियां लिखी है, वो हमने इसकी 2-3 मेन कमियां लिखी है। और इसके बाद यहाँ जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बोर मॉडल के एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, यानी बोर मॉडल हमारे क्या क्या काम में आ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या है, बोर मॉडल के अनुप्रयोग में 3 देखेंगे मेन। एक तो किसी कोश के लिए त्रिज्या का मान निकालना, और एक किसी कोश के लिए ऊर्जा का मान निकालना, और इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करना। जिसके एप्लीकेशन में 3 है। फर्स्ट पहला लिखो नंबर 1, और पहली एप्लीकेशन लिखो किसी कोश के लिए, किसी कोश के लिए त्रिज्या का परिकलन करना, त्रिज्या का परिकलन करना। तो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ए सेल, यानी किसी सेल के लिए रेडियस की काउंटिंग करना। अब देखो इसमें किस प्रकार से एग्जाम के हिसाब से छोटे छोटे इसमें प्रश्न बनेंगे। और पहला प्रश्न क्या है कि इस रेडियस को निकालने के लिए, त्रिज्या निकालने के लिए बोर ने इसके हिसाब से क्या फॉर्मूला दिया। अब देखो फॉर्मूले में पीछे हमने 2 अवधारणाएं, 2 पोस्टुलेट पढ़े हैं। एक तो पढ़ा था हमने कि किसी कोश के लिए कोणीय संवेग का मान पढ़ा है, mvr बराबर nh/2π लिखा है हमने। किसी कोश के लिए कोणीय संवेग का मान लिखा है mvr बराबर हमने लिखा है nh/2π लिखा है। और एक और लिखा है इसमें हमने, तो इसके अंदर हमने एक तो कोणीय संवेग के लिए लिखा है फॉर्मूला पीछे कि mvr बराबर nh/2π लिखा है ना, कि mvr बराबर nh/2π कोणीय संवेग के लिए। और एक हमने यहां पर लिखा था पीछे इस फॉर्मूले में कि mv² बराबर, ये पहली अवधारणा, z² बटे r, यहां r त्रिज्या है। इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का यूज करके हम किसी भी कोश के लिए त्रिज्या का परिकलन करते हैं, और इन्हीं का यूज करके फिर डेरिवेशन करके हम इसके लिए निकालेंगे फॉर्मूला। जो इनके डेरिवेशन से बनेगा फॉर्मूला वो ही हमें याद रखना है। और एग्जाम में कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि किसी कोश के लिए त्रिज्या के लिए सही सूत्र है, उस अवस्था में इन दोनों का यूज करके क्या निकाला गया, ये आपको याद रखना है। r बराबर क्या लिखना है, n² h² बटे 4π² mze²। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, यही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है किसी भी कोश के लिए त्रिज्या के परिकलन का सूत्र है, ये ध्यान रखना आपको। एक तो ये फॉर्मूला, और डायरेक्ट कई बार एग्जाम में डायरेक्ट यही फॉर्मूला आता है, और इसी फॉर्मूले को हम आगे काम में भी ले सकते हैं। अब देखो यहाँ r तो कोश की त्रिज्या है, n क्या है, कोश की संख्या है। अब देखो कैसे हाइड्रोजन है या हीलियम, जो भी लिखेंगे हम एलिमेंट या कोई भी आयन लिखेंगे, उनके लिए कोश निकालेंगे, कोश की त्रिज्या का मान निकालेंगे, तब कोश अलग अलग लेंगे। इसका मतलब n का मान हम फिक्स नहीं कर सकते, तो n का मान तो n रहने दें। h प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, पीछे वाली वीडियो बताया था मैंने। पाई है, पाई का मान 3.14 जो होता ही है। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता ही है आपको। z क्या है, जो एलिमेंट या परमाणु आप ले रहे हो, जिसके लिए आप निकाल रहे हो, उस परमाणु का परमाणु क्रमांक का मान है z। तो यहाँ हम परमाणु अलग अलग लेंगे तो z का मान भी अलग अलग रहेगा, z का मान नहीं रख सकते। और E आवेश है, तो H प्लैंक कांस्टेंट 6.62 10⁻⁻34 जूल वाला है ना। इसी प्रकार से पाई का मान, m का मान, E का मान, और ये सारे वैल्यू रख के, और अगर इन्होंने
इसके अंदर रिजल्ट निकालें तो रिजल्ट ही आएगा इसका 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटे जेड एंगस्ट्रॉन्ग में, ये आपको याद रखना है। तो एक तो फॉर्मूला आर वाला ये, और एक फॉर्मूला याद रखना आपको इसका सिद्धांतिक रूप वाला ये आर वाला फॉर्मूला, और इसी में सारे मान रख के हमने आर का ये फॉर्मूला निकाला। ये एंगस्ट्रॉन्ग में है, इसको अगर मीटर या सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉन्ग बराबर क्या होता है कि 10 की पावर माइनस 10 मीटर, या इसको बोल सकते हैं 10 की पावर माइनस 8 है, क्या लिख देंगे सेंटीमीटर लिख देंगे। ये याद रखना है, इसको आप इनसे गुणा करके इसको मीटर या सेंटीमीटर के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। एक बार जल्दी उतारो, इसको उतार लिया ये। तो एक तो त्रिज्या के लिए ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट ये सूत्र याद करना है, एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके फिर ये वैल्यू जो आई है ये आपको याद रखनी है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बट्टे जेड एंगस्ट्रॉन्ग, और एंगस्ट्रॉन्ग को अगर आप सेंटीमीटर या मीटर में चेंज करें तब ये आपको एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर या 10 की पावर माइनस 8 क्या होता है सेंटीमीटर, आपको याद रखना है, ये कर सकते हो आप। अब देखो एन जो है ना, यहाँ एन तो आपको किस सूत्र में देंगे, वो कोस की संख्या है, कोस की संख्या एन जो है ना ये तो है कोस की संख्या, और जेड जो है ये क्या है दिए गए परमाणु का एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक है ये एटॉमिक नंबर, और ये रख के आप त्रिज्या का परिकलन कर सकते हो। अब देखो सीधा डायरेक्ट आ जाए ना ऐसे कि जैसे क्वेश्चन आ गया कि हाइड्रोजन परमाणु के पहले कोष की त्रिज्या बताओ, सीधा सिंपल सा प्रश्न आ गया कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोष के लिए त्रिज्या का परिकलन कीजिए, याद है ना, ऐसे लिख दिया कि हाइड्रोजन के लिए पहले कोष की त्रिज्या बताओ, ऐसे आ गया ये क्वेश्चन कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कोष की त्रिज्या का परिकलन कीजिए, ये प्रश्न आ जाए, पहले कोष की त्रिज्या का परिकलन करना है। तब हमें क्या करना है, सेम ये लगाना फॉर्मूला, अगर कोई भी परमाणु लिखा हुआ आ जाए और उसके किसी कोष की त्रिज्या निकालनी हो तो डायरेक्ट ये लगाना है फॉर्मूला आपको। तो R बराबर 0.529 इंटू, अब n कोष की संख्या हाइड्रोजन परमाणु के पहले कोष की, n का मान 1 का स्क्वायर, और H के लिए परमाणु क्रमांक Z का मान कितना है 1, इसका भी 1 है, Z का मान भी, तो 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 यानी 1, तो R की वैल्यू यही आ गई 0.529, और आगे क्या ये एंगस्ट्रॉन्ग, ये आ गई, इतनी एंगस्ट्रॉन्ग में आ गई। और ये जो त्रिज्या है ना हाइड्रोजन परमाणु के पहले कोष की त्रिज्या, इसको बोलते हैं बोर त्रिज्या, बोर रेडियस। तो कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन न लिखकर डायरेक्ट ऐसे पूछ लेते हैं कि बोर त्रिज्या का मान होता है, तब आपको याद रखना है बोर त्रिज्या हाइड्रोजन परमाणु के पहले कोष की त्रिज्या को बोलते हैं बोर त्रिज्या। अगर आप वैल्यू भूल जाओ ना, फिर आप फॉर्मूले में अगर आपको पता है कि हाइड्रोजन के पहले कोष की त्रिज्या को बोर त्रिज्या बोलते हैं, तो कोष 1 हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 रख के आप गुणा भाग करके उत्तर निकाल सकते हो, ऐसे इसको बोर त्रिज्या बोलते हैं। इसी प्रकार से और प्रश्न लिख दें, यूं लिख दिया हीलियम प्लस के द्वितीय कोष की त्रिज्या बताइए, द्वितीय कोष की त्रिज्या बताइए, ये आ जाए। तब इसी तरह लगाना है फॉर्मूला आपको, R बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर, अब एन स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 0.529 इंटू एन का मान दूसरा कोष 2 का स्क्वायर बटे एटॉमिक नंबर कितना है हीलियम का 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.529 इंटू 4 बटे 2 यानी 2। इस वैल्यू को 2 से गुणा मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ गया 18 1, फिर 4 1 5 5 10, तो ये आ गया कितना एंगस्ट्रॉन्ग 1.058 एंगस्ट्रॉन्ग आ गया। किसके लिए, हीलियम प्लस के द्वितीय कोष की त्रिज्या का मान आ गया। इस प्रकार से अगर आपको
केवल सिंगल कोस दिया हो और सिंगल अगर कोई आपको एटम दिया हो और उस एटम के लिए सिंगल कोस की आपको त्रिज्या निकालनी हो, तब तो आपको डायरेक्ट यही फॉर्मूला काम में लेना है, इस फॉर्मूले में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अब अगर देखो कई बार क्या है, क्वेश्चन में कंपैरिजन आता है और कंपैरिजन के अंदर क्या है, अब अगर इसको कंपेयर करें तो कंपेयर करने में दो अलग अलग एटम लिख देते हैं, उनके लिए कहते हैं कि हाइड्रोजन व हीलियम प्लस के दूसरे कोष की त्रिज्याओं का अनुपात होगा, ऐसे रेशियो पूछ ले, अनुपात पूछ ले, तब हमें क्या करना है कि किसकी वैल्यू बिल्कुल सेम है, किसकी वैल्यू डिफरेंट है, उसके बेस पे हमें इसको सोल्व करना है। और उनको सोल्व करने के लिए हम इसी फॉर्मूले को 0.529 ये वाला एन स्क्वायर बट्टे जेड, इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा समराइज करके रेशियो के रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखो एक बार ये क्वेश्चन आया था कि किसी कोष की त्रिज्या यानी कोई भी सेल उसकी रेडियस और उसके कोष की संख्या, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। अब देखो आर और एन के बीच क्या संबंध है, तो आप एक ये लिख सकते हो, एक देखना आपको ये कि आर समानुपाती क्या है, एन का स्क्वायर, यानी एन बढ़ेगा कोष बढ़ेंगे, वैसे वैसे त्रिज्या का मान भी क्या होता है, बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। फिर आर किसके व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जेड के। ये कहते हैं कि ज्यों ज्यों एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे त्रिज्याओं के मान क्या है, घटते जाते हैं। कि जैसे कहते हाइड्रोजन के पहले कोष की त्रिज्या, ऐसे कहते सोडियम के लास्ट कह दें कि सोडियम के 10वें कोष की त्रिज्या। इस प्रकार से ज्यों ज्यों एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे ना वैसे वैसे त्रिज्याएं धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आर व्युत्क्रमानुपाती क्या है, जेड के, ये आपको एक संबंध याद रखना है, ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। आर समानुपाती एन स्क्वायर, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, जेड यानी एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक, ये दोनों बातें याद रखनी है। इनमें आप ग्राफ भी खींच सकते हो, आर एन के बीच ग्राफ खींचोगे सीधी लाइन आ जाएगी, जेड के बीच ग्राफ खींचोगे तो क्या है, गिरती हुई लाइन आ जाएगी। ऐसे अगर ग्राफ खींचे ना ऐसे इस तरह से आर लिख दिया और यहां लिख दिया इधर एन स्क्वायर, इसके बीच ग्राफ खींचो, क्या ये ग्राफ है, ऐसे स्ट्रेट लाइन। और अगर यूं कह दें इधर ले लिया आर इधर जेड, इनके बीच ग्राफ खींचे तो ग्राफ क्या आएगी, ऐसी गिरती हुई लाइन आ जाएगी इस तरह से ही। तो ये ज्यादा ग्राफ पूछते नहीं है, लेकिन ये दोनों रिलेशन आपको याद होने चाहिए। एक तो ये, अब इन्हीं का यूज करके हम कैसे रेशियो निकालेंगे। रेशियो के लिए अब दो अलग अलग अनुपात निकालने हो ना, तो एक त्रिज्या बटे दूसरी त्रिज्या बराबर, अब एन के बिल्कुल समानुपाती है, क्या लिखेंगे, n1 का स्क्वायर बट्टे क्या लिखेंगे, n2 का स्क्वायर। और इस फॉर्मूले कब काम में लेना है, जब कोई z की वैल्यू है ना वो क्या हो, स्थिर हो, कांस्टेंट हो। अब कह दिया कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, अब कह दे कि हीलियम प्लस के दूसरे व तीसरे कोष की त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। अब हीलियम का ही दूसरा कोष है, हीलियम का ही तीसरा कोष है, तो एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है, सेम हो गया दोनों कोषों के लिए। तब वहां पर हमें एटॉमिक नंबर की आवश्यकता नहीं है, जेड दोनों के लिए सेम है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। किसके लिए, दूसरे और चौथे कोष के लिए। तो हमें क्या है, केवल दूसरे और चौथा जो सेल है उनके लिए त्रिज्याओं का परिकलन करना, तब हमें n1 और n2 यानी दूसरा और चौथा वो हमें निकालना है। तो उनका फिर रेडियस के साथ क्या संबंध है, तब ये फॉर्मूला काम में लेंगे। तो जहां पर एटम एक ही हो ना, उनके अलग अलग कोष की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना, तब ये फॉर्मूला काम में लेना है। इसको लिख लो फटाफट। क्या आगे लिखना आपको, जेड क्या हो, स्थिर हो। इसी प्रकार से अगर n को स्थिर कर दें तो आप यूं लिख सकते हो एक फॉर्मूला, ये r1 अपॉन r2 बराबर, अब देखो z के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऊपर क्या आएगा, z2 बटे z1 आएगा इस तरह से। और यहां पर कांस्टेंट क्या हो गया, n यहां पर क्या हो गया, स्थिर, यहां पर n जो है ये क्या हो गया, स्थिर हो गया। अब कह दें हीलियम प्लस के दूसरे और लिथियम प्लस 2 के दूसरे कोष की त्रिज्याओं का मान बताओ। अब दोनों के लिए दूसरा कोष है, कोष इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या हो गया, हीलियम और लिथियम का एटॉमिक नंबर अलग अलग, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो जहां कोष सेम आ जाए ना अलग अलग परमाणुओं के लिए, फिर वहां पर हमें जेड लेके निकालना है। तो एन यहाँ पर स्थिर है, एन कांस्टेंट रहे और एटॉमिक नंबर जो चेंज हो, तब ये आपको रेशियो याद रखना है। और इन्हीं का यूज करके हम आगे क्या है, एक दो न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो अगर डायरेक्ट आ जाए ना ऐसे त्रिज्या निकालो किसी भी आयंस के लिए, तब तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला काम में लेना है। और अगर ऐसे रेशियो निकालना आ जाए तब आपको रेशियो वाला फॉर्मूला काम में लेना है। अब देखो रेशियो वाला फॉर्मूला कैसे काम में लेंगे, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आप के जो टेस्ट पेपर जो आपके पीडीएफ में डाल रखे हैं ना
उन टेस्ट पेपर के पीडीएफ वाले क्वेश्चन आप हल करके देखना, फिर आपको इसमें थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये लिख दिया मैंने कि He प्लस, प्रश्न लिखो ये He प्लस के दूसरे व तीसरे कोष की त्रिज्या का अनुपात बताइए। त्रिज्या का अनुपात बताइए। अब ये प्रश्न लिख दिया, आपको रेशियो निकालना है हीलियम प्लस के दूसरे तीसरे कोष की त्रिज्याओं का। अब देखो यहां पर थोड़ा क्वेश्चन आप गौर से देखो, एटम यानी एक ही है, ये आयन एक ही दे रखा है, इसी की दूसरे और तीसरे कोष अलग अलग है, तो जेड का मान दोनों के लिए, दूसरे कोष के लिए भी यही है, तीसरे कोष के लिए भी यही है, तो जेड स्थिर है, और जेड स्थिर है तो वो लगाना फॉर्मूला। तो यहां ये लिखेंगे कि कौन सा कोष है, दूसरे कोष की त्रिज्या, फिर तीसरे कोष की त्रिज्या बराबर, अब n1 स्क्वायर बटे n2 स्क्वायर, यानी दूसरे का स्क्वायर बटे तीसरे का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बटे क्या हो गया 3 का स्क्वायर, तो दूसरे कोष की त्रिज्या अनुपात तीसरे कोष की त्रिज्या बराबर क्या हो गया 4 अनुपात क्या आ गया 9 आ गया। और कई बार है ना ऑप्शन में आएगा ना, तो वहां पर आपको 9 अनुपात 4 लिखा हुआ मिलेगा, तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक करके निकालना है, जल्दबाजी करोगे तो हो सकता है आप 9 अनुपात 4 वाला ऑप्शन भी टिक कर दो। तो ध्यान रखना है आपको, ऐसे सिस्टमेटिक करोगे तब दूसरे तीसरे कोष की त्रिज्या का अनुपात 4 अनुपात 9 आ गया, इस तरह से क्वेश्चन आ गया। या फिर जैसे एक प्रश्न लिख रहा हूं, मैं लिख दिया कि लिथियम +2 के तीसरे व चौथे कोष की त्रिज्या का अनुपात बताइए। त्रिज्या का अनुपात बताइए। अब ये लिख दिया, और इस अनुपात में देखो अब वापस वही एटॉमिक नंबर सेम है, कोष अलग अलग आ गए, तो वापस फॉर्मूला यही काम में लेना है। तो लिथियम का कौन सा कोष तीसरा बटे लिथियम कौन सा चौथा बराबर त्रिज्या, तो लिथियम का कोष कौन सा है 3 नंबर 3 का स्क्वायर, चौथा है तो 4 का स्क्वायर, तो उत्तर क्या आ जाएगा 9 अनुपात कितना आ गया 16 आ गया, ऐसे 9 अनुपात 16 आ गया। तो आप ऐसे 9 अनुपात 16 करके ऐसे निकाल सकते हो। यहां तो क्या है हमने क्या कांस्टेंट रखा है, जेड का मान रखा है हमने कांस्टेंट। अब यहां जेड कांस्टेंट था, अब अगर मैं अगला एक क्वेश्चन और लिखूं, इसको आप देखना करके, जहां पर हम जेड अलग अलग कर दें। अब देखो जेड अलग अलग कैसे करेंगे, जैसे अगला प्रश्न और अगले क्वेश्चन में ये लिख दिया मैंने इस तरह से कि हीलियम प्लस व लिथियम +2 के दूसरे कोष की त्रिज्या का अनुपात बताइए। अनुपात बताइए, का अनुपात बताइए, ये आ जाए। उस अवस्था में क्या करना हमें, फिर ऐसे इस तरह से कि R1/R2 बराबर, अब देखो एटम अलग अलग है, ये आयन अलग अलग है, तो जेड का मान अलग अलग, लेकिन कोष कौन सा है दूसरे कोष की है, दोनों के लिए दोनों कोष का मान सेम, तो एन का मान सेम है, एन का सेम हो तो ये लगाना फॉर्मूला आपको बताइए, पीछे लिखा है मैंने ये, और इसमें अगर लगाओगे अब कोष कौन सा है दूसरे कोष की, तो दूसरे कोष की त्रिज्या, अब R2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब यहां आयन लिखेंगे हीलियम की बटे त्रिज्या दूसरे किसकी, यहां पर लिथियम की बराबर, परमाणु क्रमांक किसका आएगा, यहां लिथियम का कितना है 3, किसका आएगा हीलियम का कितना है 2, तो यहां पर अनुपात क्या आ गया, ऐसे लिखेंगे त्रिज्या हीलियम की अनुपात त्रिज्या लिथियम की बराबर क्या आ गया 3/2 आ गया। और ऑप्शन में आपको 2/3 भी ऑप्शन आएगा, तो ध्यान रखना ये, तो 3 अनुपात क्या आ गया 2 आ गया। तो यहां पर हम अगर ये फॉर्मूला भूल जाओ ना, तो वैसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो
पहले आप हीलियम का निकालो, फिर आप लिथियम का निकालो अलग अलग शुरू वाले उस फॉर्मूले से, फिर उनको कंपेयर करो, उनमें आप अनुपात चेक करो क्या अनुपात आ रहा है, लंबा हो जाएगा। तो वो लंबा करने के बजाय आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से शॉर्ट के अंदर भी आई इनके उत्तर निकाल सकते हो, कर सकते हो ना। ये तो है। यहां पर क्या है, हीलियम व लिथियम के दूसरे कोष के त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना, इस तरह से कर सकते हो। तो यहां पर क्या है, शॉर्ट में फॉर्मूला निकाल के उससे अनुपात निकालना आपको आना चाहिए। अब देखो, अगर हम देखें थोड़ा सा यहां पर और चेंज कर दें प्रश्न को, और कुछ क्वेश्चन में क्या है, सब कुछ चेंज कर दें इस तरह से कि जैसे मैंने प्रश्न लिखा एक, और उस क्वेश्चन में ये लिख दिया कि हाइड्रोजन के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कोष के लिए त्रिज्या का अनुपात बताओ। अब देखो यहां तक तो हमने लिखा ना फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में तो हमें दो ही को कंपेयर कर सकते हैं, दो कोष को कंपेयर कर सकते हो, या दो एटम या आयंस जो है उनको आप कंपेयर करके उनका उत्तर निकाल सकते हो। लेकिन यहां तो क्या हुआ, ऐसे आ गया, यूं प्रश्न लिख दिया कि हाइड्रोजन के प्रथम, दूसरे, तीसरे व चौथे कोष की त्रिज्या का अनुपात बताओ, का अनुपात बताइए, यूं लिख दिया, अनुपात बताना है। तो यहां पर क्या, हम दो वाले फॉर्मूले तो हमने दो के लिए काम में लिया, R1/R2 वाले, वो तो वो उससे तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे, अब शुरू वाले स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला था ना, ये R बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटे जेड, इसी फॉर्मूले को हम शॉर्ट में करके इनके अंदर काम में लेंगे। अब हमने क्या लिख दिया, यूं लिख दिया, हाइड्रोजन का पहला कोष अनुपात हाइड्रोजन का दूसरा कोष अनुपात हाइड्रोजन का तीसरा कोष अनुपात हाइड्रोजन का चौथा कोष। ये नीचे 1 2 3 ये कोष की संख्या, ये कहीं H2 मान लो, अणु मान लो, तो ये बराबर। अब देखो सब में 0.529 है, सब के अंदर सेम रहेगा, इस वैल्यू का सब के अंदर प्रभाव सेम है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको यूं लिख सकते हो आप, है ना। तो एन स्क्वायर बटे जेड। अब हाइड्रोजन के पहले कोष के लिए, पहले के लिए 1 का स्क्वायर, जेड का मान 1 है, अनुपात दूसरे के लिए 2 का स्क्वायर बटे 1 अनुपात तीसरे के लिए 3 का स्क्वायर बटे 1, ऐसे चौथे के लिए 4 का स्क्वायर बटे 1, इस तरह से। अब अनुपात आपके पास है, क्या गया, 1 अनुपात 2 का स्क्वायर 4 अनुपात 3 का स्क्वायर 9 अनुपात 4 का स्क्वायर 16 आ गया, इस तरह से। अगर 1 से अधिक आ जाए ना तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला है ना, यही बार बार काम आएगा। इस फॉर्मूले को पकड़े रखो, इसी को काम में लेकर हम आगे और भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। या फिर जैसे यूं लिखा हुआ आ जाए, यूं लिख दिया कि हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2, ऐसे बेरिलियम प्लस 3। अब क्वेश्चन लिख दिया कि हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 बेरिलियम प्लस 3 के क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे व चौथे कोष की त्रिज्या का अनुपात बताइए, त्रिज्या का अनुपात बताइए, ये प्रश्न आ गया, यूं त्रिज्या का अनुपात बताना। अब देखो यहां पर आयन या परमाणु सारे अलग अलग है, और सबके लिए अब कोष सेम नहीं है, सबके लिए कोष भी अलग अलग है। हाइड्रोजन का पहला कोष, हीलियम का दूसरा है, लिथियम का तीसरा है, बेरिलियम का चौथा कोष है। तब वापस इसी तरह फॉर्मूला काम में लेना, हमें क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का पहला कोष, हीलियम प्लस का दूसरा कोष, लिथियम प्लस 2 का तीसरा कोष और बेरिलियम प्लस 3 का चौथा कोष, इनका अनुपात निकालना है बराबर। तो क्या करोगे, बराबर लगा के अब वापस वही फॉर्मूला 0.529 एन स्क्वायर बट्टे जेड। 0.529 जो है वो हर जगह सेम है, इसको रखने की आवश्यकता नहीं है, एन स्क्वायर बट्टे जेड को पकड़ लो। अब एन स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए पहले कोष के लिए 1 का स्क्वायर बट्टे 1 अनुपात, हीलियम के लिए दूसरा कोष है तो 2 का स्क्वायर। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है हीलियम का। उसके बाद लिथियम के लिए तीसरा कोष तो 3 का स्क्वायर, एटॉमिक नंबर कितने हैं, 3। फिर
बेरिलियम के लिए चौथा कोष 4 का स्क्वायर, एटॉमिक नंबर कितने हैं 4, ऐसे इसका अनुपात क्या आ गया 1 अनुपात ये 4/2 तो 2 अनुपात, फिर 3 3 9 का 3 से भाग दिया तो 3, फिर 16 में 4 का भाग दिया तो 4, तो अनुपात क्या गया 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4, इस तरह से। तो अगर हम त्रिज्या का अनुमान निकालना हो तब ध्यान रखना है, इस तरह से आपको अलग अलग प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और इसी फॉर्मूले का यूज करके निकालना है। या फिर अगर 2 का तुलना करना पूछे ना, 2 के अनुपात पूछे, तब हमें पीछे आपको 2 फॉर्मूले लिखाए, जब n का मान स्थिर हो तो R1/R2 बराबर Z2/Z1 हो जाएगा, और जहां Z स्थिर हो यानी एटॉमिक नंबर सेम है, उस अवस्था में क्या करेंगे फिर R1/R2 बराबर N1²/N2² हो जाएगा। और फिर आपको याद रखना R समानुपाती किसके N² के हैं, और R किसके व्युत्क्रमानुपाती है Z के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है 1/Z, वो आपको याद रखनी है। और फिर हमें इसका मेन जो है ना त्रिज्या के लिए मेन फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आपको ढंग से याद रखना है। कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं किसी कोष की त्रिज्या के परिकलन के लिए या किसी कोष की त्रिज्या का मान होता है, फिर आप ऐसे 4 लिख दें आपको फॉर्मूले, तो वहां पर क्या फिर आपको N² H² लिखे ना हमने 4π² mz², तो वो उसकी जगह कहीं पर N² H² नीचे लिख दें, कहीं ऊपर लिख दें, कहीं पर स्क्वायर नहीं लगाएं, इस करके 4 ऑप्शन बना देंगे, बिल्कुल सेम से दिखेंगे आपको। तब आपको ये फॉर्मूला N² H² 4π mz² आपको याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला N² H² 4π² mze², ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, ठीक है ना। ये आप ऐसे कर सकते हो। एक तो है ये, यानी त्रिज्या निकालने का एक फॉर्मूला है ये आपको आना चाहिए, कर सकते हो ना। अब देखो त्रिज्या के बाद सेकंड पॉइंट जो है, वो सेकंड एप्लीकेशन क्या है, किसी कोष के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करना आ जाए, ये उतार लो, उतारना चाहो क्वेश्चन वगैरह। दूसरा क्या आ जाएगा कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करना आ जाए, वेग की गणना करो, उस अवस्था में वेग की गणना कैसे करेंगे, तो वेग की गणना करने के लिए वैसे ही फॉर्मूला पीछे त्रिज्या वाला लिखा ना, उसी तरह से वही 2 कोणीय संवेग का फॉर्मूला, वही फॉर्मूला फर्स्ट जो पहला फर्स्ट पोस्टुलेट है उसके अंदर लिखा ना m² mv² बराबर Z²/R, उन्हीं दोनों का यूज करके, और यहां पर हम एक क्या है सेकंड पहले पॉइंट लिखो, किसी कोष, दूसरी एप्लीकेशन लिखो, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करना, वेग की गणना करना, इस तरह से किसी कोष में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करना, और वापस वही 2 फॉर्मूले काम में लेके उनको ही डेरिवेशन करके v का मान निकालते हैं। तब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है v का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, v बराबर 2π ze²/nh, ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा आपको याद रखना है। यहां पर है ना k भी आता लिखा हुआ, लेकिन हाइड्रोजन के लिए k का मान 1 रखते हैं, इसलिए हम उस k को यहां यूज में नहीं ले रहे, तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखो 2 का बताइए आपको, पाई की वैल्यू सबको बताइए आपको आती है, और इसी प्रकार से E आवेश का मान आता ही है, N का मान आपको पता ही है, और Z का मान क्या आपको ये भी आता है, ये H का मान भी आपको आता है। अब N का जो मान है ना ये N, और एक Z का मान, Z तो क्या है किसी भी एलिमेंट के लिए परमाणु क्रमांक का मान है, ये आपको याद रखना है, और N जो है ये किसी कोष की त्रिज्या का मान है, ठीक है ना। तो किसी कोष की त्रिज्या और Z के मान कभी चेंज नहीं हो सकते। फिर क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे 2π E और H, इनके मान रख के क्या करेंगे, फिर हम इसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे ये, और ये फॉर्मूला फिर आपको याद रखना है v बराबर क्या याद रखना है 2.18 इंटू 10 की पावर यानी 2.18 गुणा 10 की पावर यहाँ 6, और इंटू ऊपर Z रह गया ना, Z नीचे क्या रह गया N रह गया, और ये मीटर प्रति सेकंड, ये इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र आ गया। ये क्या इलेक्ट्रॉन के वेग का फॉर्मूला आपको ये याद रखना, ये एक तो ये, और Z और N मान रखते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन के लिए वेग की गणना करते जाएंगे, ये थोड़ा सा आपको याद रखना, अलग से कर सकते हो ना। ये तो वेग के लिए, जल्दी सुधारो इसको, फिर इसमें क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन कैसे करेंगे देखेंगे।
लिख लिया ये। तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। तो एक तो ये सूत्र और एक ये वाला फॉर्मूला, दोनों याद रखनी है। कई बार डायरेक्ट वेग के लिए सूत्र पूछ लेते हैं, या फिर ये वाला फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा। अब देखो पीछे वाले की तरह v और z के बीच क्या संबंध है, ये आपको याद रखना है। इसी इलेक्ट्रॉन का वेग v समानुपाती क्या है, z के समानुपाती है। याद यही रखो आप, z का जो मान है ना, वो केवल त्रिज्या वाले फॉर्मूले में क्या आएगा, नीचे आएगा, एन स्क्वायर बटे जेड लिखा है। बाकी वेग वाले में, ऊर्जा वाले में जेड क्या रहेगा, ऊपर ही रहेगा। इसमें जेड आ गया, ऊर्जा वाले ऊपर जेड स्क्वायर हो जाएगा, वो अलग है। तो यहाँ ऊपर ही रहेगा जेड दोनों में, त्रिज्या में जेड नीचे। तो v समानुपाती जेड है, और एक है कोस की संख्या के साथ। तो जो जो कोस बढ़ेंगे वैसे वैसे वेग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी यहाँ n, तो n का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यही तो है ना कि अगर कोस की संख्या कम मतलब कोस छोटा है, तो आप देख सकते हो छोटी रस्सी, उसको तेज घुमाओ फटाफट घूमेगा। और क्या करें, उस रस्सी के अगर थोड़ा लंबा कर दें, बड़ा राउंड हो जाएगा, और उसका वेग भी क्या हो जाएगा, कम। फिर और बड़ा राउंड हो जाएगा तो धीरे धीरे और घूमना कम हो जाएगा। इसका मतलब ज्यों ज्यों कोस बढ़ेंगे वैसे वैसे वेग में क्या होती जाएगी, कमी होती चली जाएगी। तो वी एन के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखनी है। फिर वापस वैसे ही अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए ना, यूं लिख दिया पहला पर्सन, जैसे लिखा हमने पीछे वैसे ही वो लिख ले। जैसे हाइड्रोजन के प्रथम कोष, हाइड्रोजन के प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कीजिए, इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कीजिए। ये आ जाए कि हाइड्रोजन के पहले कोष में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करनी हो, तो ये लगाना फॉर्मूला आपको, v बराबर 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है हाइड्रोजन के लिए 1, और n की वैल्यू कितनी है 1। इस तरह से तो v बराबर क्या आ जाएगा, 2.18 इंटू 10 की पावर 6, इतना मीटर प्रति सेकंड। और ये हाइड्रोजन के पहले कोष के अंदर त्रिज्या, बोर त्रिज्या, पहले कोष में वेग, इसको बोर वेग, पहले कोष में ऊर्जा, उसको बोर ऊर्जा इसे बोलते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो अगर डायरेक्ट प्रश्न आ जाए ना, कोई भी परमाणु आ जाए और उसके लिए कोष में इलेक्ट्रॉन, यानी कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन के वेग की बात आ जाए, तब आपको डायरेक्ट ऐसे इस फॉर्मूले का उपयोग करके क्या हमें कोष का मान निकालना है। कर सकते हैं ना ये, एक तो ये चीज होगी। इसके बाद देखो और भी कर सकते हो आप, ऐसे यूं लिख दें, जैसे पीछे क्वेश्चन लिखा ना ऐसे, हीलियम प्लस के, हीलियम प्लस के, और लिख दिया दूसरे कोष में, हीलियम प्लस के दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कीजिए, वेग की गणना कीजिए। ये आ जाए उस अवस्था में वैसे करना है, वेग v बराबर 2.18 गुणा 10 की पावर 6 इंटू यहां पर z कितना है हीलियम के लिए 2, और n कितना है दूसरा कोष, 2 से 2 कैंसिल, उत्तर ये आ जाएगा 2.18 10 की पावर क्या आ गया 6 मीटर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर में करोगे तो 10 की पावर 6 या 10 की पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर 10 की पावर 8 लिख देना तब क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर पर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। सेम यही मान रख देंगे, तो मीटर में कर सकते हो और सेंटीमीटर दोनों में निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज, अगर आपको एक ही परमाणु या आयन दे रखा है, उसके लिए एक कोष दे रखा है, तब निकालना है, तो आपको डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को काम में लेना है। और जहां पर अगर तुलना करना आ जाए ना, इनका कंपैरिजन करना, तुलना जैसे पीछे किया हमने, तो तुलना जहां करनी आ जाए वहां पर फिर इस फॉर्मूले को हम v समानुपाती z और v व्युत्क्रमानुपाती n, इसके साथ तुलना करके हम फिर वापस वही दो अनुपात निकालेंगे। इसको मिटा दूं मैं, हाँ जल्दी लिख लो। इसके बाद अगर तुलना करना जहां जाए ना, तो तुलना करने में किस प्रकार से लिखोगे, अब v और z के साथ और v और n के साथ इनका संबंध लिखेंगे। वापस पीछे वाले की तरह एक वैल्यू को रखेंगे कांस्टेंट, दूसरे के सापेक्ष उसका अनुपात क्या आएगा, ऐसे कि v1 बटे v2 बराबर z1 बटे z2, z के समानुपाती है। इसका मतलब यहां पर क्या कांस्टेंट कर दिया हमने, n क्या कर दिया कांस्टेंट है, मतलब क्वेश्चन के अंदर n क्या है, स्थिर आ जाए, n का मान दोनों के लिए समान, दोनों आयन से या परमाणु के लिए।
या n के साथ करें तो v1 बट्टे v2 बराबर n के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो n2 बट्टे क्या आ जाएगा, n1 आ जाएगा। और यहां पर क्या कांस्टेंट आ रहा है इसमें, यहां कर देंगे z कांस्टेंट है, इसमें क्या कांस्टेंट है, z, यानी z नियत है यहां पर। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम पर्सन लिख सकते हैं कि जैसे यूं लिख दिया, पर्सन विच लिखा ना वैसे, हाइड्रोजन व हीलियम प्लस के दूसरे कोष की त्रिज्या का, सॉरी त्रिज्या नहीं, वेग है ना अपना, दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कीजिए, इस तरह से। अब आप वापस, अब देखो यहां स्थिर क्या है, परमाणु ये आयन अलग अलग है, z का मान अलग अलग है, स्थिर क्या है, दोनों के लिए कौन सा कोष है, दोनों के लिए दूसरा कोष निकालना है, तो n का मान स्थिर है, और जहां n का मान स्थिर तभी लगाना फॉर्मूला, क्या लिखेंगे इसे, v हाइड्रोजन के लिए वेग बटे v हीलियम के लिए वेग बराबर। अब Z1 किसका, हाइड्रोजन का 1, Z1 किसका, हीलियम का 2, उत्तर क्या आ गया, 1:2 आ गया वेग के लिए। तो हाइड्रोजन के दूसरे कोष में, हीलियम प्लस के दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन का वेग का अनुपात क्या आता है, 1:2 आ जाए। इस तरह से आप अनुपात से निकाल सकते हो, या थोड़ा सा और चेंज कर दें पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, और इसको चेंज करूंगा और चेंज करूंगा तो अब की बार जैसे Z स्थिर कर दें, कि जैसे लिख दिया यूं कि लिथियम या +2 व, अब देखो कई बार है ना, जो आयन या परमाणु लिखे होते हैं वो इस क्रम चेंज कर देते हैं परमाणु का, फिर उसमें क्रम पूछ लेते हैं अनुपात, तब जिस क्रम में लिखे उसी क्रम में आपको अनुपात बताना है, और ऑप्शन में उसी क्रम में से ढूंढना है हमें। जल्दबाजी में पहले ऐसे लिख के, और ऑब्जर्व काम करते हैं, लिखते हैं पहले हीलियम का, फिर लिथियम का निकालते हैं, फिर उसी हिसाब से अनुपात लिख देते हैं, अनुपात मिल भी जाता है आपको। लेकिन हम यहाँ क्वेश्चन में लिखा है ना, उसी क्रम से लिखना है, तो लिथियम +2 व हीलियम +K, और यहां लिख दे तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन का वेग, ये निकालना हो तो पहले वाले की तरह ही, क्वेश्चन इसकी तरह ही हो गया, तो इसका क्या करोगे, इस तरह से, किसका वेग, पहले लिथियम का लिखना ऊपर, फिर किसका वेग, हीलियम का लिखना है यूं बराबर। अब परमाणु क्रमांक किसका, जो यहां लिखा है परमाणु क्रमांक वो यहां लिखना है, जो यहां लिखा है वो यहां लिखना है, इसका मतलब किसका, लिथियम का, और किसका, हीलियम का। उत्तर क्या आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा ऐसे, लिथियम अनुपात हीलियम बराबर 3:2। ऐसे ही जैसे क्वेश्चन लिख दे यूं, और प्रश्न लिख दिया कि लिथियम +2 के दूसरे व तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कीजिए, ये प्रश्न आ गया, इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कीजिए। अब देखो यहां पर कोष अलग अलग आ गए, लेकिन एटॉमिक नंबर यानी लिथियम एक ही है, तो यहां पर क्या समान आ गया, अब Z समान आ गया, n की वैल्यू अलग अलग आ गई, तब ये लगाना है आपको फॉर्मूला। अब यहां क्या लिखेंगे, वेग किसका, दूसरे कोष में बट्टे वेग किस में, तीसरे कोष में बराबर, यानी वेग दूसरे में बट्टे वेग तीसरे में। अब यहां पर दूसरे तीसरे कोष में, तो यहां ऊपर क्या लिखोगे, तीसरे कोष की संख्या, नीचे क्या लिखोगे, दूसरे कोष की संख्या। उत्तर क्या आएगा, 3:2। तो दूसरे कोष में वेग अनुपात तीसरे कोष में वेग बराबर 3:2 आ जाएगा ऐसे, इस तरह से। ये थोड़े से आपको अनुपात निकालने आनी चाहिए। अनुपात के लिए आपको डायरेक्ट एक तो वेग का फॉर्मूला आता है, सही आना चाहिए। दूसरा क्या है, जहां पर अनुपात निकालना आ जाए ना, तब आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखनी है, किसकी वैल्यू कांस्टेंट रखनी है, किसकी वैल्यू को चेंज करना है, उस हिसाब से क्या है, इन्हीं दोनों फॉर्मूले का उपयोग करके क्या हमें अनुपात इसमें डिसाइड करना है। तो एक तो इस प्रकार से अनुपात निकालना आ जाए, या फिर क्या है, यहां तो वापस वैसे ही त्रिज्या वाले की तरह, यहां तो हमने 2 एलिमेंट या 2
कोस के लिए निकाला हमने, तो अनुपात की तुलना करी तब 2 थे हमारे पास। अब अगर क्वेश्चन में 2 से अधिक आ जाए तब वैसे 6 माना पीछे त्रिज्या वाले की तरह ही करना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। त्रिज्या वाले की तरह सामान्य फॉर्मूले का यूज करेंगे और यूज करके क्या निकालेंगे, सबके लिए वेग का मान निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन में, यानी कोस में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कर लेंगे। कैसे कि जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां और पीछे लिखा था वही क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूं। प्रश्न लिख दिया, हाइड्रोजन के पहले, दूसरे, तीसरे व चौथे कोस में इलेक्ट्रॉन के वेग का अनुपात बताइए। इलेक्ट्रॉन के वेग का अनुपात बताइए, इस तरह से। अब क्या करोगे आप, वेग का अनुपात लिखना है। कौन कौन से कोष का, पहले का, दूसरे का। तो वेग का अनुपात हाइड्रोजन के लिए पहला, दूसरा, तीसरा कोष अनुपात फिर चौथा कोष बराबर। अब फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला तो यही है कि 2.18 10 की पावर 6 ऐसे मीटर प्रति सेकंड, और ऊपर क्या था z, नीचे क्या था n, इस तरह से। अब देखो ये तो वैल्यू सबके लिए सेम ही रहेगी, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ z/n लिखेंगे। अब पहले कोष के लिए हाइड्रोजन का सबका ऊपर वाला मान सबके लिए एक ही रहेगा, यूं सब में एक रहेगा ऊपर वाला, तो कोई भी कोष हो इस तरह से, z का मान 1। अब यहां पर पहला कोष n का मान, दूसरा कोष n का मान 2, तीसरा कोष n का मान 3, चौथा कोष n का मान ऐसे 4। अनुपात क्या आ गया, ये 1:1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, इस तरह से। तो जो जो कोष बढ़ रहे वैसे वैसे वेग में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। इस तरह से आप निकाल सकते हो, या फिर इस तरह से मिला के लिख दे जैसे पीछे लिखा हमने, है ना, हाइड्रोजन हीलियम प्लस ऐसे, लिथियम +2 बेरिलियम +3 के पहले के क्रमशः, अब ध्यान रखना ये के क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे व चौथे कोष में इलेक्ट्रॉन के वेग का अनुपात बताइए। इलेक्ट्रॉन के वेग का अनुपात बताइए। इलेक्ट्रॉन के वेग का अनुपात बताइए। अब देखो वैसे निकालना है, वेग किसका, पहले हाइड्रोजन का, वेग किसका, हीलियम प्लस के लिए, वेग किसका, लिथियम +2 के लिए, वेग किसका, बेरिलियम +3 के लिए बराबर। अब हाइड्रोजन के पहले कोष में, अब देखो फॉर्मूला यही है, 2.18 10 की पावर 6 z/n, 10 की पावर 6 ये वाला तो हमें काम में लेना नहीं है, z/n। अब देखो पहले हाइड्रोजन के लिए z का मान 1, कोष कौन सा है, पहला अनुपात, फिर z का मान हीलियम के लिए 2, कोष कौन सा है, दूसरा, फिर देखो z का मान लिथियम के लिए 3, कोष कौन सा है, 3, फिर बेरिलियम के लिए 4, कोष चौथा। उत्तर क्या आ गया, सब में 1:1:1:1:1। तो याद रखना, हाइड्रोजन के पहले कोष में, हीलियम के दूसरे कोष में, लिथियम के तीसरे कोष में, बेरिलियम के चौथे कोष में इलेक्ट्रॉन का वेग हमेशा सबका क्या रहता है, समान, 1:1:1:1 रहेगा ऐसे। तो इनका अनुपात क्या रहेगा, 1:1:1:1:1, इस तरह से निकालना है। तो आप इस तरह से क्या है, वेग की भी आप क्या कर सकते हो, गणना कर सकते हो। तो वेग पे इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कर सकते हो ना ये। अब जैसे यूं लिख दें, 1% लिख दिया यूं कि हाइड्रोजन व Na+, वो लिख दे 10 +10 लिख दिया यूं, +10 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेग का अनुपात बताओ। अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हाइड्रोजन और Na+10 लिख दिया, में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेग का अनुपात, अब कुछ नहीं लिखा। अब आपको केवल 2 परमाणु यानी 2 परमाणु या आयन दिए हुए, अब यहां कोष नहीं दिया, क्या करें। तो हमें थोड़ा सोचना है, हाइड्रोजन
में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पहले कोष में। Na+10 करते ही इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी कहाँ रहेगा, पहले कोष में। इसका मतलब दोनों के लिए कोष का मान क्या आएगा, यहाँ एक ही आ जाएगा, ध्यान रखना। n का मान यहाँ दोनों के लिए क्या है, एक ही है। अब आप आराम से निकाल सकते हो वेग किसका, हाइड्रोजन का, अनुपात वेग किसका, Na+10 का। अब दोनों में n का मान सेम है, सिर्फ क्या है, z का मान अलग अलग है। तो हमने फॉर्मूला लिखा ना पीछे, V1/V2 बराबर Z1/Z2। यहां पर हाइड्रोजन के लिए 1, सोडियम के लिए कितना, परमाणु क्रमांक 11, उत्तर क्या आ जाएगा, 1:11। और अगर इसको उल्टा लिख देते ना, सोडियम +10 व हाइड्रोजन उल्टा, तो अनुपात उल्टा हो जाएगा, 11:1 हो जाएगा, एक ही बात है। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा अगर पेशेंस से काम लो और फॉर्मूले अगर आपको याद है, उन फॉर्मूलों में वैल्यू अगर पुट करनी आती है, तो आप आराम से अनुपात निकाल सकते हो, 2 के अंदर तुलना कर सकते हो। 2 से अधिक आए तब भी आप ऐसे तुलना करके इनके लिए वेग में और त्रिज्याओं के मान आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। जल्दी से उतारो इसको। ठीक है, हो गया इतना ये। तो ऐसे आपको वेग के लिए निकालना है फॉर्मूला, कर सकते हो ना भाई आराम से। तो एक तो किसी भी कोष के लिए यानी सेल के लिए रेडियस यानी त्रिज्या का आंकलन करना, वो हो गया हमारा। दूसरा हो गया यानी वेग यानी वेलोसिटी की गणना करना, वो हमने इसमें फॉर्मूले में कर लिया। फॉर्मूले से हमने मान निकाल के इनके उत्तर निकाल लिए, कर सकते हो ना। अब इसके अलावा देखो तीसरी इसकी एप्लीकेशन थर्ड, और थर्ड एप्लीकेशन में क्या है, एनर्जी यानी ऊर्जा की गणना करना। किस प्रकार से ऊर्जा की गणना करेंगे किसी भी कोष के लिए। अब कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना करना, तो तीसरा लिखो थर्ड एप्लीकेशन, और लिखो किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना करना, ऊर्जा की गणना करना। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना करना, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना करेंगे तब वापस वैसे ही उन्हीं दोनों फॉर्मूलों को काम में लेते हुए ऊर्जा के लिए अलग से एक फॉर्मूला बनाया गया है, वो आपको याद रखना है। उसके बाद उनमें वैल्यू रख के उसका गणितीय रूप निकालेंगे, वो जो हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से या न्यूमेरिकल के हिसाब से याद रखना, वो अलग से। अब देखो ऊर्जा के लिए याद रखना फॉर्मूला आपको, किसी कोष के लिए यानी AN लिख दें यूं, n वे कोष के लिए ऊर्जा, तब याद रखना ये -2π² m Z² E⁴ बटे n² h², ये याद रखना है। ये फॉर्मूला है किसके लिए, एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए। ऊर्जा के लिए एक तो ये सूत्र याद रखना है जो इसका सिद्धांतिक रूप है, और इसी में क्या है फिर पाई का मान, m का है, E का है, h का, इनके मान रखें। रखने के बाद z बचेगा और एक n बचेगा, इनको छोड़ दे, बाकी सब का मान रख के यहाँ ऊर्जा के लिए निकालें फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा, En बराबर क्या आता है, -13.6 इंटू Z² बट्टे क्या आएगा नीचे n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये आपको याद रखना है एक, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है एक। या फिर कई बार इसको जूल के अंदर मान लिखते हैं, तो जूल में भी अगर आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। En बराबर -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² बटे n², और यहां जूल पर एटम, ये हो जाएगा। इस तरह से ये आप कर सकते हो। तो मेन तो ये दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला ऊर्जा वाला, और एक ये ऊर्जा वाला ये फॉर्मूला, और अधिकतर न्यूमेरिकल इसी से निकालते हैं हम। ये दोनों फॉर्मूले तो आपको ढंग से याद रखनी है। ऊर्जा के लिए ये सूत्र, और ऊर्जा के लिए -13.6 10 ये Z² बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब देखो यहां देखें पहले वाले की तरह ही Z और एनर्जी के बीच क्या रिलेशन है, एनर्जी समानुपाती क्या है, -Z², इस तरह से, और एनर्जी किसके व्युत्क्रमानुपाती है, -1/n² के। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और वैसे अगर हम सीधा क्वेश्चन आ जाए ना, ऐसे सीधे प्रश्न आ जाए, तब तो आपको फॉर्मूला ये काम में लेना ही है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला काम में लेना है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला
काम ही नहीं लेना। अब प्रश्न लिख दिया हाइड्रोजन के प्रथम कोष, क्वेश्चन क्या लिख दिया, हाइड्रोजन के प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना कीजिए, ऊर्जा की गणना कीजिए, ऊर्जा की गणना कीजिए, ये आ जाए, एनर्जी निकालनी हो तब क्या करेंगे, ये लगाएंगे फॉर्मूला, और ऊर्जा बराबर क्या लिखेंगे, -13.6 गुणा, अब जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, जेड क्या हाइड्रोजन के लिए एक का स्क्वायर, कोस कौन सा है, पहले कोस के लिए तो एक का स्क्वायर, तो उत्तर क्या आ जाएगा, सेम यही -13.6 और यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना उत्तर आ गया। और यह क्या है, हाइड्रोजन के पहले कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान है, इसका मतलब पहले कोष की त्रिज्या बोर त्रिज्या, पहले कोष में वेग बोर वेग, और पहले कोष के लिए ऊर्जा बोर ऊर्जा कहलाती है, ये आपको याद रखना है हाइड्रोजन के पहले कोष के लिए। अब देखो डायरेक्ट आ जाए ना, और प्रश्न लिख दे, यहां लिख दूं मैं हीलियम प्लस के दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना कीजिए, तो यहां पर फिर -13.6, यहां क्या आएगा, जेड हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर, दूसरा कोष है 2 का स्क्वायर, वापस यही आ जाएगा, हीलियम में तीसरा कोष लिख दो या 3 का स्क्वायर करके इसमें भाग दे के उत्तर निकाल सकते हो आप, है ना। तो ऐसे सीधे क्वेश्चन आ जाए तब तो आप लगाना ये फॉर्मूला लगा के करना है, और अगर अनुपात आ जाए ना तो अनुपात में वापस वैसे ही करना है, E1/E2 बराबर, अब जेड के साथ के देखो समानुपाती है तो माइनस, है ना, Z1 स्क्वायर बटे -Z2 स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे लिख देंगे इसको, Z1 स्क्वायर बटे Z2 स्क्वायर, इस तरह से। यहां पर क्या स्थिर है, n क्या हो गया, यहां n कांस्टेंट है, n स्थिर हो गया, ये हो गया। इसी प्रकार से अगर Z स्थिर कर दे तो E1/E2 बराबर क्या कर दें, 1/n स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा वैसे उल्टे लिखेंगे, तो यहां क्या लिखेंगे, n2 का स्क्वायर, माइनस से माइनस यहां भी प्लस हो जाएगा तो n1 का स्क्वायर, इस तरह से। और यहां पर क्या कांस्टेंट है, Z कांस्टेंट है, Z क्या यहां पर कांस्टेंट, यानी Z का मान स्थिर है। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखने, एक तो ये अनुपात के लिए, एक ये याद रखना जहां रेशियो निकालना हो, और सामान्य फॉर्मूला सिद्धांतिक रूप ये, और सामान्य फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट आ जाए ना कोई भी एक एटम और उसके लिए एक कोष आ जाए, उसके लिए कुछ निकालना हो तब आपको, अगर ऊर्जा निकालनी है तब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कर सकते हो ना ये। अब देखो इनका यूज करें तो पीछे वाले की तरह पीछे क्वेश्चन लिखें, वैसे हम क्वेश्चन इसके अंदर भी लिख सकते हैं कि जैसे मैं लिखूं कि हाइड्रोजन, जैसे थोड़ा इसको आपकी बात, थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, जैसे मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, यूं लिख दिया हीलियम प्लस, अगला प्रश्न लिख दिया यूं, हीलियम प्लस व बेरिलियम +3 के तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना कीजिए, तीसरे कोष में ऊर्जा की गणना करना आ जाए तो क्या करेंगे, इस तरह से एनर्जी हीलियम की बटे एनर्जी किसकी, बेरिलियम की, Be+3। अब देखो यहां एटम अलग अलग दे रखे हैं, ये आयन अलग अलग है, लेकिन कोष कौन सा है, तीसरा है, n का मान स्थिर है, तो Z अलग अलग n स्थिर हो, तब n स्थिर है तब Z अलग अलग, तब ये लगाना है फॉर्मूला आपको। तो इसका मतलब पहले हीलियम, तो Z1 यानी हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 का स्क्वायर, और फिर बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 का स्क्वायर, तो उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ 4/16, या लिख दें इसको शॉर्ट करके 1/4 छोटा करके लिख दिया यूं, इस तरह से। इनके अंदर ऊर्जा का अनुपात क्या आ गया, 1/4 आ गया, ऐसे निकाल सकते हो, तुलना करना आ जाए। अब जैसे एक में कर देता हूं, जहां पर जेड स्थिर कर दूं, लिख दिया लिथियम +2 के तीसरे व चौथे कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना कीजिए,
ऊर्जा की गणना करना आ जाए, ऊर्जा की गणना कीजिए। तो सेम वैसे ही अब कोस अलग अलग आ गए 3 और 4, आयन एक ही है, तो जेड का मान स्थिर है, तो जेड का मान स्थिर, तो ये लगाना फॉर्मूला आपको, और ये लगाना है तो ऊपर बड़े वाला कोस नीचे छोटे वाला कोस। तो यहां पहले लिखेंगे ऊर्जा किसकी है, तीसरे कोस की, ऊर्जा किसकी है, चौथे कोस की, बराबर अनुपात निकालना है। तो यहां कोस क्या लिखेंगे, पहले चौथा कोस का स्क्वायर बटे नीचे 3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 16 अनुपात क्या आ जाएगा 9। तो तीसरा कोस अनुपात चौथा कोस बराबर 16 अनुपात क्या आ गया 9 आ गया। इस तरह से कि हम अलग अलग अनुपात से निकाल सकते हैं। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर क्या हो, या तो सिंगल नहीं हो, साथ में क्या है दो दो वाले अनुपात भी नहीं हो, और उस अवस्था में सारे अलग अलग आ जाए और बहुत सारे एटम या आयन आ जाए लिखे हुए, जैसे पीछे हमने किया था क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में जैसे यूं लिख दिया मैंने, लिखा ना पीछे ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम के दूसरे कोष, अब थोड़ा चेंज कर दिया कि दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालनी हो, तब देखो क्या करोगे। वैसे पहले वाले की तरह करना है, एनर्जी किसमें हाइड्रोजन के लिए, एनर्जी किसके लिए हीलियम के लिए, एनर्जी किसके लिए लिथियम के लिए, एनर्जी किसके लिए बेरिलियम के लिए, बराबर। अब देखो -13.6 ये वाला फॉर्मूला, -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बटे एन स्क्वेयर। अब -13.6 सब में कॉमन है ही, इसको काम में लेने की आवश्यकता है नहीं, हमें अनुपात निकालना जेड स्क्वेयर बटे एन से। तो यहाँ हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 का स्क्वेयर, कोस कौन सा है दूसरे कोस के लिए 2 का स्क्वेयर, अनुपात हीलियम के लिए 2 का स्क्वेयर बटे कोस कौन सा है दूसरा 2 का स्क्वेयर, कोस सबका सेम है। लिथियम के लिए 3 का स्क्वेयर बटे 2 का स्क्वेयर, और इसके बाद लास्ट बेरिलियम के लिए 4 का स्क्वेयर बटे 2 का स्क्वेयर। सब में नीचे तो 4 आ गए, तो हाइड्रोजन के लिए 1/4, हीलियम के लिए 4/4, लिथियम के लिए 9/4, बेरिलियम के लिए 16/4। छोटा कर सकते हो इनको, 1/4 अनुपात 1 अनुपात 9/4 अनुपात क्या आ गया यहाँ 4। इस तरह से कि इनके लिए अनुपात आ गया। तो कोई भी कोई क्वेश्चन लिखा जाए आप इजीली आराम से कर सकते हो, अगर आपको ये तीनों के फॉर्मूले आपको ध्यान है, एक त्रिज्या के लिए, एक वेग के लिए और एक ऊर्जा के लिए। तीनों के सूत्र का सैद्धांतिक रूप जो हमने फॉर्मूले को यानी कैसे डेरिवेशन करके निकाला वो, फिर उस फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू है वो रख के फिर गुणा भाग करने के बाद लास्ट में न्यूमेरिकल के लिए हमने निकाला फॉर्मूला, वो याद रखना है। फिर उनमें तुलना करने के लिए, अनुपात निकालने के लिए हमने दो के अनुपात निकालने, तो कैसे तुलना करेंगे उनमें हमने फॉर्मूले लिखे। और फिर आर और एन के बीच संबंध, आर जेड के बीच संबंध, ऐसे वी और एन के बीच और वी और जेड के बीच, ऐसे ऊर्जा के लिए ई और एन के बीच कोस, और ई यानी ऊर्जा और जेड यानी परमाणु क्रमांक के बीच संबंध आपको आना चाहिए। यहां तक हमारी क्या होगी, बोर मॉडल की क्या होगी एप्लीकेशंस होगी। तो बोर मॉडल की ये 3 एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना। तो ये आप करो, अगले अपने जो चैप्टर है उसमें हम आगे करेंगे हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।